Welcome to YouTube channel NAS Success Point. Myself Sunil Kumar Chaudhary. Today we will discuss chapter 4 class 10th agriculture. इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है क्योंकि इंडिया की 2/3 इट मीन्स 66.6% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करती है। और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई तो लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया और इसमें अधिकतर मोस्टली लोग फूड का प्रोडक्शन करते हैं जो कि खाने के भी काम आता है, इट मीन्स कंज्यूम करते हैं। और फूड ग्रेन्स रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया जो है, अगर मैं बात करूं टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इसको एक्सपोर्ट भी करती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक बताया मैंने अभी आपको कि ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया की। और हमारे देश के अंदर जो कल्टीवेशंस के कई सारे मेथड हैं, इट मीन्स खेती करने के तरीके, ये डिपेंड करते हैं कि कहाँ जो भी एरिया है वहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। और विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ की जाती हैं। फार्मिंग का सब्सिस्टेंस से लेकर के कॉमर्शियल टाइप की होती हैं। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग के जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वैसे तो ये हमें इंडिया के कुछ ही पार्ट में देखने को मिलती है। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते थे उनके पास उनका स्मॉल पेचेस, इट मीन छोटे छोटे लैंड्स हुआ करते थे। और कुछ जगह अभी भी है और उसमें लोग हो, डो, डिगिंग स्टिक्स, इट मीन्स खुरपी, कुदाल जैसे उपकरण का यूज़ करके खेती करते हैं। और ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसमें लोग जो है उनका परिवार यदि बड़ा होता है तो वो फार्मिंग करते हैं, अदरवाइज कम्युनिटी लेवल का भी यूज़ किया जाता है। एक दूसरे की मदद से भी ये खेती करते हैं। कभी कोई किसी के खेत में या फार्म में हेल्प कर रहा है तो वो फिर बाद में उसके में करेगा एक दूसरे का, इट मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये फार्मिंग डिपेंड करती है मानसून के ऊपर। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून है, जब जून से और सितंबर तक का जो टाइम रहता है मानसून पीरियड रहता है और फार्मर्स इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। सॉइल की जो फर्टिलिटी है एक नेचुरल तरीके से इंक्रीज होती है और वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं और उन्हीं में क्रॉप्स ग्रो होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, पेड़ों को काटा जाता है उसके बाद उनको जला दिया जाता है। फार्मर्स, किसान होते हैं, वो लैंड्स को क्लियर करते हैं ताकि वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकें। और इसमें मोस्टली सीरियल या फिर कुछ अदर फूड क्रॉप्स होती है उनको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम होने से उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे टाइम में फार्मर्स उस ज़मीन को छोड़ करके न्यू लैंड्स पर जाते हैं, फ्रेश पेचेस ऑफ लैंड पर जाकर के खेती करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एक फर्टाइल सॉइल मिल जाती है। तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो ज़मीन जिसका यूज़ करके हमने, इट मीन्स फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स को ग्रो किया था, अब उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है गैप देने से, जिसके अंदर फिर से एक नेचुरल तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न कई सारे इनपुट्स यूज़ किए जा रहे हैं आज के टाइम में हम देखते हैं, लेकिन
उस समय फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे। और इस तरीके की जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, इनको अलग अलग एरियाज़ में, कंट्रीज़ में अलग अलग नेम्स से जाना जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि इंडिया के असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पामलाऊ इन मणिपुर। पामलाऊ कहा जाता है मणिपुर में। दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ का है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी दीपा के नाम से ही इस फार्मिंग को जानते हैं। झूमिंग, इसकी जो अदर्स नेम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक, इज नोन एज मिल्पा। स्लैश एंड बर्न को मिल्पा के नाम से मैक्सिको में जाना जाता है और सेंट्रल अमेरिका में भी। कोनुको वेनेजुला जो कि साउथ अमेरिका में है। रोका इन ब्राज़ील। माशोल सेंट्रल अफ्रीका में। लादेंग इंडोनेशिया जो कि एशिया में है। और रे इन वियतनाम, ये भी इंडिया के पास में ही और एशियन कंट्री है। इस नाम से स्लैश एंड बर्न को जाना जाता है। इंडिया में प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं कल्टीवेशंस के, जिसको हम बोलते हैं बेवर या फिर दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामादाबी या फिर कोमन या ब्रिंगा भी कहा जाता है उड़ीसा में, और कुमारी वेस्टर्न घाट में कहा जाता है। वालरे या फिर वाल्टेर साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खील हिमालयन जो बेल्ट है, और क्रुवा झारखंड में। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं वहाँ पर स्लैश एंड बर्न को इन नामों से जाना जाता है। रिंजा, रिंजा एक लड़की का नाम है जो कि अपने परिवार के साथ एक अपने छोटे से गांव के बाहर के इलाके में रहती है जो कि असम में है, और वो अपने फैमिलीज के मेंबर को, जो उनकी फार्मिंग है, उसको क्लीन करते हुए देखती है, और स्लैशिंग और बर्निंग जिसके बारे में मैंने बताया वो भी करते हुए देखती है, क्योंकि फिर वहाँ खेती की जा सकती है, कल्टीवेशन। और वो भी अपनी फैमिली की हेल्प करती है इरीगेटिंग द फील्ड। खेतों में पानी की जब ज़रूरत होती है तो पानी लगाया जाता है। विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनाल, बैम्बूज के में से वाटर्स को फ्लो करते हुए, और ये सिस्टम है बैम्बू कैनाल जो कि आसपास के किसी स्प्रिंग एरिया से, झरने से, वहाँ से वाटर की सप्लाई उनको मिल जाती है, और वो वहाँ पर रहना चाहती है। सी लव्स द सराउंडिंग, उसको उस आसपास के एरिया से काफ़ी प्यार है। एंड वांट टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज सी कैन, और वो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक, जब तक वो रह सकती है, वो रहना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और उनको वो जगह चेंज करनी पड़ेगी और नई ज़मीन पर जा करके नेक्स्ट सीजन में उन्हें खेती करनी पड़ेगी। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये भी फार्मिंग का एक टाइप है, और जिसको हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ में करते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लैंड के ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि ज़मीन कम और लोग ज़्यादा होते हैं, और इसलिए वहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इट मीन्स लेबर के ऊपर डिपेंड करती है, और जहाँ पर काफ़ी हाई डोजेस या बायोकेमिकल कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र्स और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन कम ज़मीन पर ज़्यादा हो, और इरिगेशन की भी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं हाई प्रोडक्शन के लिए। और थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द लैंड एमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन ये इसको
आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से लैंड का साइज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर एक फैमिली में किसी के पास उनके 2 लड़के हैं तो वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। अगेन उन दोनों के पास दो बच्चे होते हैं तो अगेन इस तरीके से फिर से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरीके से लैंड का साइज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कम ज़मीन पर ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर खेती की जाती है, और इस तरीके से उस लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। चलिए बात कर लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। कॉमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कि एक वाणिज्यिक कृषि है जिसका मेन एम मार्केट में प्रोडक्शन को, जो कि फूड ग्रेन्स का है, उसको सेल करना होता है। जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डोमेस्टिक पर्पस से भी जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है उनका यूज़ करते थे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टूल्स का यूज़ करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। यहाँ पर HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब उच्च किस्म के जो बीज होते हैं, ज़्यादा पैदावार करते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। कई सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़ों को मारने के लिए, जो कि कई सारी बीमारियां लग जाती है प्लांट्स में, जैसे ह्यूमन बॉडी में लगती हैं, उनसे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो। और इस तरीके से कॉमर्शियलाइजेशंस एग्रीकल्चर का होने लगा, और कई सारी ऐसी क्रॉप्स है जिनको प्रोडक्शन एक लार्ज लेवल पर किया जाता है, जैसे कि राइस भी एक कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। प्लांटेशन एक कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप है, और ये एक सिंगल क्रॉप जो कि एक बहुत बड़े एरिया पर ग्रो की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक बहुत बड़े एरियाज़ पर इंटेंसिव इनपुट्स के साथ, और जो माइग्रेट लेबर होते हैं, दूर से कई सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, जैसे टी के जो प्लांटेशन है वहाँ पर भी असम में आते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है ये प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया में कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इस तरीके की कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल में काफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, और ऐसे ही कॉफ़ी कर्नाटका में इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, और यहाँ पर स्पेशली प्रोडक्शन मार्केट पर्पस से किया जाता है। और यदि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेटर है तो वहाँ पर ये प्लांटेशन क्रॉप अच्छा ग्रो किया जा सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस के लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ के पास मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हो। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे इंडिया एक फिजिकल डाइवर्सिटी से भरे हुए है। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज़ है, आइलैंड्स हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया में मिलती हैं, तो डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। हमारे इंडिया में कई सारे फूड ग्रेन्स है, चाहे वो फाइबर क्रॉप्स हो, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, स्पेसीज, कार्डिमन, तो जिनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप जो हमारी कंट्री में मिलती हैं, क्रॉप पैटर्न्स हैं, तो क्रॉप के सीजन्स के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, जिनमें राबी, खरीफ और जायद। राबी क्रॉप एक सर्दियों की फसल है, जिसको हम मतलब अक्टूबर से लेके और दिसंबर की टाइम में इसको सोन करते हैं, और समर फ्रॉम इट मीन्स अप्रैल से लेके जून के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। सोन का मतलब बीज बोना, ग्रो करना। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रहता है, और उस क्रॉप्स को फिर हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है गर्मी के टाइम, समर टाइम में, अप्रैल से जून के बीच में। कुछ जो इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, चने की दाल है, गेहूं है, ठीक, और ऐसे ही मस्टर्ड
सरसों हैं, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया की एक बहुत बड़े लार्ज पार्ट पर इनका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव एरियाज हैं जहाँ पर वीट का और अदर राबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ जो प्रेसिपिटेशन होता है, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन एक डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, रेनफॉल, स्नो, या ऐसे ही दूसरा जो कि एक वाटर फॉर्म में होता है। तो ड्यूरिंग विंटर मंथ, सर्दियों के टाइम में वेस्टर्न टेम्परेट जो साइक्लोन्स आते हैं, वेस्टर्न साइक्लोन्स, इनकी वजह से रेनफॉल होती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं ग्रोथ के लिए वीट्स की। और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ पार्ट था जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। खरीफ क्रॉप ये ऑनसेट ऑफ द मानसून के साथ शुरू की जाती है और इसको सितंबर टू अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऑनसेट के मंथ जो है जून, फर्स्ट वीक ऑफ द जून से स्टार्ट होती है और ये फिर सितंबर अक्टूबर तक इसको हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है। और इस सीज़न की जो फेमस या मेन कुछ जो क्रॉप्स हैं उनमें से पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, आप जानते होंगे। पैडी मतलब चावल का ही एक धान कहते हैं इसको। मेज मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं कॉटन, जूट, कई सारे बैग्स बनते हैं इनसे। ग्राउंड नट्स और सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं इस खरीफ सीजन में। कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे कि खरीफ की कुछ क्रॉप्स के नाम बताइए। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी खरीफ की है या फिर रबी की क्रॉप्स है, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है। कुछ इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल एरिया जो कि समुद्र का किनारा होता है, उनमें से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र फेमस है। कोंकण कोस्ट जो है, जो कि पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पर भी दिखते हैं हम। पैडी जो कि धान होती है, धान मतलब चावल ही है, एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की। और अगर असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स को भी विद इन अ ईयर, जैसे पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो के नाम से जाना जाता है। तो 3 क्रॉप्स भी देखने को मिलती है विद इन अ 12 मंथ। राबी और जो खरीफ सीजन होता है उनके बीच में एक शॉर्ट सीजन भी होता है, कम समय का होता है, तो जिसको हम जायद के नाम से भी जानते हैं। और इस जायद के सीजन में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर्स क्रॉप्स या फिर शुगर केन्स का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे हम मेजर क्रॉप्स के। मेजर क्रॉप्स, इंडिया में डिफरेंट काइंड्स के फूड्स और नॉन फूड्स क्रॉप्स मिलती है और ये डिपेंड करती हैं क्योंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, क्लाइमेट भी है और कल्टीवेशंस के टाइप, इट मीन्स डिफरेंट टाइप से खेती की जाती है, तो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। मेजर क्रॉप्स इंडिया में राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स और कॉटन और जूट देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम राइस की। राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो कि हमारे इंडिया की एक मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है। स्टेपल का मतलब मेन, मुख्य। हमारी कंट्री में जो राइस का कल्टीवेशन होता है ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, सबसे टॉप में चाइना है।
ये एक खरीफ क्रॉप है और जिसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए होती है और एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इंडिया के जो लेस रेनफॉल एरियाज़ हैं वहाँ डिफरेंट इरिगेशंस के टूल्स की मदद से वहाँ पर खेती की जाती है। राइस जो ग्रो करती है ये इंडिया में नॉर्थ प्लेन एरियाज़ हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऐसे ही कोस्टल एरिया जो कि समुद्र के किनारे वाला पार्ट होता है, और डेल्टाइक रीजन में, डेल्टाइक रीजन जो कि समुद्र या जो महासागर होते हैं, जब रिवर उनमें आकर के मिलती है तो वो डेल्टा फॉर्म करती है। उन एरियाज़ में वाटर की क्वांटिटी ठीक होती है, इसलिए वहाँ भी राइस का कल्टीवेशन होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल सुंदरवन का डेल्टा है, और जहाँ पर भी कैनाल का डेंस नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा नहरें होती हैं, वहाँ पर भी ट्यूबवेल और कैनाल की वजह से राइस का कल्टीवेशन करना इजी रहता है। और इन एरियाज़ में हम देखते हैं कि रेनफॉल भी कम होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ पार्ट। वीट वीट आफ्टर राइस एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जिसका लोग खाने में यूज़ करते हैं, और ये एक फूड क्रॉप है जो कि नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं इसका यूज़ करते हैं। रावी क्रॉप है जिसके लिए जब हम इसको ग्रो करते हैं तो उसके समय कूल सीजन मतलब ठंडा सीजन चाहिए होता है, और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है जिस समय वीट राइपनिंग इट मीन्स पकते हैं, और 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है ग्रोइंग सीजन में। टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया में, एक है गंगा सतलुज का प्लेन और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन साउथ का। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आते हैं। मिलेट्स मिलेट्स इट मीन्स जिन जो अनाज मोटे होते हैं उनको बोलते हैं मिलेट्स, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ इम्पोर्टेंट मिलेट्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और ये कोर्स ग्रेन है और जिसमें जो कि एक हाई न्यूट्रिशनल डाइट भी कवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रागी काफ़ी रिच होता है आयरन, कैल्शियम में, और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रगेज भी देखने को मिलते हैं रागी में। ज्वार एक थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, और इन टर्म ऑफ द जहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन होता है एरिया वाइज, और इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, हार्डली नीड्स इरीगेशन। जहाँ इरीगेशन की हार्डली ज़रूरत पड़ती है उन एरियाज़ में इसको ग्रो करते हैं। ज्वार के जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा, जैसा कि आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहा है फिगर 4.6 में बाजरा, जैसा कि आपको फिगर 4.6 में नज़र आ रहा है, दिख जाएगा आपको, इस तरीके का होता है बाजरा, और ये सैंडी सॉइल्स और सैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। बाजरे के जो मेजर स्टेट्स है जहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ऐसे ही रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन जहाँ पानी कम होता है उन रीजन्स में, और वहाँ पर ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी लूमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल में। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कुछ कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मेज को हम मक्का कहते हैं, और ये जो क्रॉप है
फूड और फॉडर दोनों की तरीके से यूज़ की जाती है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। कई बार कई सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मेज के टेम्परेचर को लेकर के क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो याद रखिएगा टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रो किया जाता है और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, जो कि एक राबी सीजन है, वैसे ये खरीफ सीजन है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें बिहार की तो वहाँ पर मेज एक राबी सीजन की क्रॉप है। कुछ मॉडर्न आधुनिक कुछ उपकरण इनपुट्स का यूज़ करके, जैसे कि HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी किस्म के बीज, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट मीन्स प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और मेजर जो स्टेट्स हैं मेज की, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पल्सेस, पल्सेस इट मीन्स दाल। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, जो कि खुद यूज़ भी करता है पल्सेस का वर्ल्ड में। इट मीन्स प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में सबसे बड़ा पल्सेस का इंडिया वर्ल्ड में। पल्सेस, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में सबसे बड़ा, और मेजर सोर्स है चूँकि पल्सेस प्रोटीन के और इन अ वेजिटेरियन डाइट में। इट मीन्स जो शाकाहारी लोग हैं मैक्सिमम उस प्रोटीन को गेन करने के लिए वो पल्सेस का यूज़ करते हैं। और इंडिया में जो मेजर पल्सेस हैं जैसे कि तूर, जिसको अरहर के नाम से भी जानते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। और क्या आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स में। पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, पल्सेस को कम मॉइस्चर की, कम नमी की ज़रूरत पड़ती है और इवन ये ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर जाती है। बीइंग ल्यूगिमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर को छोड़ करके बाकी जितनी भी ये पल्सेस होती हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं और इसको फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल में मिलकर के सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, तो ये पल्सेस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को इंक्रीज़ करती हैं एयर से लेकर के। और ये जो मोस्टली रोटेशनल क्रॉप्स हैं, इट मीन्स जैसे कि राइस का कल्टीवेशन किया या वीट का कल्टीवेशन किया, उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद कुछ समय के लिए दाल का प्रोडक्शन कर लेते हैं, इट मीन्स पल्सेस का, जिससे कि उसके अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाती है। और इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम फूड क्रॉप्स जो कि अदर देन ग्रेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।